हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका क्लास 9 की हिस्ट्री में, जिसमें हम अपना चैप्टर 4 कवर कर रहे हैं और उसके अंदर भी पार्ट 4 कवर कर रहे हैं। चैप्टर 4 के अंदर पार्ट 4 है, जिसमें हम फॉरेस्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन किया गया जावा में, हमने इसी से रिलेटेड जो चैप्टर 3 था उसको हमने केस स्टडी के तौर पे बस्तर और बस्तर में जो रिवेलियन एक्टिविटी घटी थी उसको हमने समझने का प्रयास किया था। अब इसमें हम पार्ट 4 को देखेंगे, जिसमें हमारी जो केस स्टडी है वो इंडोनेशिया में शिफ्ट हो गई है, तो इसको यहाँ से देखेंगे। तो जावा इज नाउ फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया। तो जावा जो आइलैंड है इंडोनेशिया में एक पहचान बन गई थी राइस प्रोड्यूसिंग के तौर पे, यानी कि चावल उत्पादक के तौर पे। बट वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज कवर्ड मोस्टली विथ फॉरेस्ट। लेकिन जब इसका कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ था तो ये सिर्फ जंगलों से ढका हुआ था। द कॉलोनियल पावर इंडोनेशिया वेयर द डच। और उस टाइम की जो औपनिवेशिक शक्ति थी जिसने इंडोनेशिया पे कब्जा किया था और इंडोनेशिया को डे टू डे चेंज कर रही थी, वो थे डच। एंड वी विल सी देयर वेयर मैनी सिमिलैरिटीज इन द लॉज फॉर फॉरेस्ट कंट्रोल इन इंडोनेशिया इन इंडिया। देखिए, फिर हमारी यहाँ पे एक तरीके का ये कंपैरिजन करेंगे इंडोनेशिया और इंडिया में जो फॉरेस्ट को लेकर जो कानून बने उनमें क्या सिमिलैरिटी रही हैं या समानता क्या रही हैं। जावा इन इंडोनेशिया इज वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जावा वो जगह थी इंडोनेशिया में जहाँ पे डच ने क्या किया, सबसे पहले प्रबंधन जंगलों का शुरू किया। लाइक द ब्रिटिश दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप्स। और ब्रिटिशर्स की तरीके से ही उन्होंने क्या किया, टिम्बर जो लकड़ी होती ताकि वो उससे जहाज बना सके, उसके लिए उन्होंने काम करना उस पर शुरू किया। इन 1600 द पॉपुलेशन ऑफ जावा वाज एन एस्टिमेटेड 3.4 मिलियन। और जो 16वीं शताब्दी में या 1600 में पॉपुलेशन ऑफ जावा क्या थी, वो टोटल थी 3.4 मिलियन। देयर वेयर मैनी विलेजेस इन द फर्टाइल प्लेन्स। और यहाँ की जो ये उपजाऊ जो जमीन थी यहाँ पर कई सारे घर थे। बट देयर वेयर ऑल्सो मैनी कम्युनिटीज लिविंग इन द माउंटेन्स एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन। और यहाँ पर क्या था कि जो ज़्यादातर जो कम्युनिटी जो निवास कर रही थी वो लोग जो जंगलों पे खेती कर रही थी, या जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, स्थानांतरित कृषि होती है, उसको वो प्रैक्टिस में लाए थे। द वुडकटर्स ऑफ जावा, ठीक है, जो लकड़हारे थे जावा के, अब उनके बारे में देखते हैं। द कलंग्स ऑफ जावा वेयर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशंस। ठीक है, जावा में एक कम्युनिटी रहती है जिन्हें कलंग्स कहा जाता है, और ये सबसे ज़्यादा दक्ष थे, स्किलफुल थे। किसके मामले में? लकड़ियों को काटने के मामले में, जंगल को काटने के मामले में, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्थानांतरित कृषि करने के मामले में। They were so valuable that in 1755 when the Mataram kingdom of Java split, the 6,000 कलंग फैमिलीज वेयर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू किंगडम। तो 1755 में एक घटना घटी जावा में, जहाँ पे एक माताराम जो साम्राज्य था उसका क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, यानी कि 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि 6000 कलंग फैमिली जो थी इक्वली डिवाइड हो गई। विदाउट देयर एक्सपर्टीज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट टीक एंड फॉर द किंग्स टू बिल्ड देयर पैलेसेस। और उसमें क्या हुआ कि एक्सपर्टीज जो है लोगों के बीच में अब उतनी नहीं रह गई, क्योंकि क्या हो गया था, वहाँ पे स्प्लिट हो गया था साम्राज्य का। तो डच लोगों ने क्या किया, वहाँ पे अपना धीमे धीमे वहाँ पे कंट्रोल गेन कर लिया 18वीं शताब्दी में। दे ट्राई टू मेक द कलंग्स वर्क अंडर देम। और उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसके तहत कलंग्स को अपने अंडर में काम करने का जिम्मा दे दिया। इन 1770 में The Kalangs resisted by attacking a Dutch fort at Joanna, but the uprising was suppressed. लेकिन 1770 में अब कलंग्स लोग क्या थे, ये लोग रिस्पेक्ट ऑनर वाले लोग थे। तो इनको कहीं ना कहीं ये लगा कि उनका जो सम्मान था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि डच लोगों पे जो थे फोर्ट पे, उन्होंने डच का एक फोर्ट था जिसका नाम था जोआना, उस पे उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन जो
रिबेलियस एक्टिविटी हुई थी उसको डच लोगों ने जो है सप्रेस कर दिया, दबा दिया, जिसकी वजह से ज़्यादा उठ नहीं पाया। फिर आगे देखते हैं कि डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अब डच लोगों ने क्या किया कि वैज्ञानिक तरीके से वहाँ पे जो है वनीकरण करने की या जंगल लगाने की प्रक्रिया शुरू की। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, व्हेन इट बिकेम इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल टेरिटरी एंड नॉट जस्ट पीपल, जब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि सिर्फ खाली अब टेरिटरी कंट्रोल करिए ना कि लोगों को, द डच इनेक्टेड फॉरेस्ट लॉ इन जावा। और डच लोगों ने वहाँ पर पहली बार जो है जंगल के जो कानून है, लॉ ऑफ फॉरेस्ट है, उसको लागू किया जावा में, रिस्ट्रिक्टिंग विलेजर्स। और उन्होंने सबसे पहले जो है गांव के रहने वाले जो लोग थे उनको जंगल में एक्सेस से रोक दिया, उनको वहाँ पे प्रवेश देने से मना कर दिया, वस्तुओं को, जंगल के जो गुड्स थे उनको इस्तेमाल करने से मना कर दिया। नाउ वुड कुड ओनली बी कट फॉर स्पेसिफाइड पर्पज। और अब जो है एक चीज तय कर दी गई थी कि स्पेसिफाइड जो पर्पज है, यानी कि जो तय उद्देश्य है, उसी के लिए सिर्फ खाली जो है वहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे, वहाँ के पेड़ों को काटे जाएंगे और सिर्फ खाली डचों के काम के लिए ही ये जंगल हैं। विलेजर्स वे आर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल इन यंग स्टैंड, ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट ए परमिट और ट्रैवलिंग ऑन अ फॉरेस्ट रोड विद हॉर्स, कार्ट्स और कैटल। और जो भी गांव के निवास करने वाले लोग थे उनको जो है सज़ा मिलती थी अगर वो बगैर परमिशन के जो है जंगल में अपने पशुओं को चराते थे, या अगर वहाँ की लकड़ी जो है बगैर परमिशन लिए वो अपने काम के इस्तेमाल में लेते थे, या जंगल के अंदर जो है वो बगैर परमिशन लिए अपनी गाड़ी, बैलगाड़ी ले जाके सफ़र वगैरह तय करते थे, तो उन्हें सज़ा मिलती थी। इस तरीके का स्ट्रिक्ट कानून इन्होंने बनाया था। कहीं ना कहीं ये वायलेशंस कर रहे थे ह्यूमंस के नेचुरल राइट्स का, खास करके जावा के। एज इन इंडिया द नीड टू मैनेज फॉरेस्ट फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवेज लेड टू, और जैसा कि इंडिया में जिस तरीके की चीज़ें हुई, इंट्रोड्यूस ऑफ फॉरेस्ट सर्विस इन 1882, 218,000 स्लीपर्स वेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा लॉन। और 1882 में इसी के चलते सिर्फ खाली 2,80,000 जो स्लीपर्स होते हैं, जो लकड़ी के फट्टे होते हैं जिसके माध्यम से रेल की जो पटरी के बीच के वो बनाए जाते हैं या फिर शिप्स वगैरह जो है बिल्ड की जाती हैं, उनको जो है एक्सपोर्ट किया गया था। हाउएवर ऑल दिस रिक्वायर्ड लेबर टू कट द ट्रीज, ट्रांसपोर्ट टू लॉग्स एंड प्रिपेयर द स्लीपर्स। और इसमें जो है बड़े स्तर पर मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि पेड़, ट्रांसपोर्ट और लॉक्स करने की वजह से जो है स्लीपर्स वगैरह का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया है। द डच फर्स्ट imposed rents on land being cultivated in the forest and then exempted some villages from these rents if they work collectively to provide free labor and buffaloes for cutting and transporting timbers। और वही डच भी क्या थे, वो लोग भी तो गोरे ही थे, तो उनकी भी पॉलिसी सेम थी। यानी कि जो उनके 5 मूल मंत्र थे किसी भी देश में शासन करने के लिए, तो उसमें जो है उन्होंने कुछ गांवों के ऊपर जो है कानून जो है अपना नहीं लगाया और उनसे ये बोला कि अगर आप हमको फ्री लेबर और बाकी व्यवस्थाएं अगर आप प्रोवाइड कराते हैं हमको, तो हम आपको जंगल के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो वस्तुएं हैं, जो सामान है, उसका इस्तेमाल करने में हम आपको छूट देंगे। दिस वॉज नोन एज द ब्लैंडोंगिन स्टीन सिस्टम। और इसे किस नाम से जाना गया? ब्लैंडोंगिन स्टेन सिस्टम के नाम से जाना गया। ये नाम थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा टफ है, इसको आप जो है एक बार रिमाइंड जरूर कर लिएगा। लेटर इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जेम्पशन, बाद में जो है उन्होंने जो रेंट एग्जेम्पशंस किया था, यानी कि किराए पे जो छूट दी थी, फॉरेस्ट विलेजर्स वेयर गिवन स्मॉल वेजेस बट देयर राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड वाज रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन शुरुआत में तो उन्हें छूट काफ़ी दी गई, लेकिन बाद में क्या किया गया कि उनके जो राइट्स थे उन्हें भी छीन लिए गए। अब यहाँ पे हम लोग समीन्स चैलेंज को देखेंगे। ये शायद वहाँ के कोई लीडर थे। अराउंड 1890 के पास सुरोंतिको समीन, जो रंडल बतोंग गांव के रहने वाले थे, ए टीक फॉरेस्ट विलेज, ठीक है, जो टीक फॉरेस्ट का एक गांव था, रन डेवलपटुंग, बिगेन क्वेश्चनिंग स्टेट ऑनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट। और उसने जो है जो गवर्नमेंट थी, जो अथॉरिटी थी वहाँ पर, खास करके डच लोगों की, उनसे उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि आप किस आधार पे जो है लोगों को जो है जंगलों के इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं। ही आर्ग्यूड दैट द स्टेट हैड नो क्रिएटेड द विंड, वाटर, अर्थ, वुड, सो इट कुड नॉट ऑन इट। उनका कहना ये था कि ना तो ये जो डच लोग हैं इन्होंने ना तो हवा बनाई है, ना तो जमीन बनाई है, ना इन्होंने पृथ्वी बनाई है और ना ही इन्होंने लकड़ी बनाई है, तो वो इसको किस तरीके से इस पे अपनी मतलब कि कब्जेदारी को दिखाते हैं। सून ए बट स्प्रेड मूवमेंट डेवलप, और इसके बाद जो है एक त्वरित क्रांति या त्वरित आंदोलन जो है
डेवलप हो गया। अमंग्स दोज हु हेल्प ऑर्गेनाइज इट वेयर समीन्स सन इन लॉ। और फिर ये जो लोगों को जो आंदोलन में जो इकट्ठा किया वो समीन के जो सन इन लॉ थे यानी दामाद जो थे, उन्होंने इस पे काफ़ी काम किया। बाई 1907 1907 के पास 3000 जो फैमिलीज थी उन्होंने इन विचारों को फॉलो किया। सम ऑफ द सैमनिस्ट प्रोटेस्टेड बाई लाइंग डाउन ऑन देयर लैंड व्हेन द डच केम टू सर्वे इट। तो ज़्यादा लोग डच लोग जब यहाँ पे सर्वे करने आते थे तो ये किस तरीके से प्रोटेस्ट करते थे, ये लोग क्या करते थे, जो खेती लायक जो जमीन थी उस पे लेट जाते थे और उनको जो है विरोध दर्ज कराते थे। आपको ये मैं मैप दिखा देता हूँ, ये आप देख रहे हैं सुमात्रा आइलैंड है, ये इंडोनेशिया का जो पहला बड़ा आइलैंड है और दूसरा है जावा। ठीक है, तो हम लोग केस स्टडी कहाँ की पढ़ रहे हैं, यही जावा की पढ़ रहे हैं। और ये टोटल जो है ये क्या है, ये टोटल जो है पूरा इंडोनेशिया है, ये उस टाइम का इंडोनेशिया है। वॉर एंड डिफोरेस्टेशन, ठीक है, युद्ध और निर्वनीकरण। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द फॉरेस्ट। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था जंगलों पे। वो किस तरीके से पड़ा था इसको हम समझते हैं। इन इंडिया वर्किंग प्लान्स वेयर अबैंडन्ड एट दिस टाइम। तो काम करने की जो जगह थी उन सबको जो है छोड़ दिया गया था। एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड। और जो जंगल डिपार्टमेंट था या जंगल विभाग जो था उसने जो है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रिटिशर्स लोगों की जो नीड थी, जो आवश्यकता थी जंगल की लकड़ियों के माध्यम से वो पूरी हो सके। इन जावा जस्ट बिफोर जापानीज ऑक्यूपाइड द रीजन, जावा जो कि इंडोनेशिया में जो आइलैंड है, जब तक उसको जापानियों ने अपने कब्जे में नहीं लिया था, द डच फॉलोड अ स्कॉच्ड अर्थ, मतलब कि धरती को खरोचने वाली जो एक पॉलिसी है उसको जो है डच लोगों ने फॉलो किया था, जिसके द्वारा डिस्ट्रॉइंग सॉ मिल्स एंड बर्निंग ह्यूज प्राइंट्स ऑफ जायंट टीक लॉग्स सो दैट वुड नॉट फॉल इनटू जापानीज हैंड। और उन लोगों ने क्या किया कि जापानीज लोगों के वो हाथ में ना आए, इसके लिए उन्होंने जो बड़े बड़े जंगल वगैरह थे, टीक के लॉग्स वगैरह थे, उनको उन्होंने जला दिया था। द जापानीज देन एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट्री रेकलेसली फॉर देयर नॉर वॉर इंडस्ट्रीज। और जो जापानीज लोग थे, ठीक है, पहले तो डच लोगों ने जो किया सो किया, फिर उसके बाद जापानीज लोग भी जब वहां पे आ गए तो उन्होंने जंगल का इतनी बुरी तरीके से इस्तेमाल किया अपनी इंडस्ट्रीज को, और उन्होंने जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे उनके साथ भी जो है फोर्सिंग बिहेवियर किया, यानी दबाव डाल के जो है पूरे जंगल कटवा दिए। मैनी विलेजर्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड कल्टीवेशन इन द फॉरेस्ट। कई गांवों वालों को ये लगा कि भाई चलो जंगल कट जाएंगे तो जमीन मिल जाए खेती करने के लिए। आफ्टर द वार इट वाज डिफिकल्ट फॉर द इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस टू गेट दिस लैंड बैक। और युद्ध खत्म होने के बाद भी जो इंडोनेशिया की जो फॉरेस्ट सर्विस थी उनको भी ये जमीन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। एज इन इंडिया पीपल्स नीड फॉर एग्रीकल्चर लैंड हैज ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिजायर टू कंट्रोल द लैंड एंड एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम इट। और बाद में इसी तरीके की समस्याएं इंडिया में भी सेम टू सेम हुई, जिस तरीके की ज़रूरतें थी अंग्रेज़ों की, और उसके बाद उन्होंने जो है जिस तरीके से लोगों को कब्जेदारी किया था, क्योंकि जो अंग्रेज़ों के लॉयल हैं उनको इन जगह पर, इन जंगलों पर कब्जा मिला था, लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिला था। न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री, ठीक है, जो नए जो विकास हुए थे जंगलों में उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सिंस द 1980s 1980 के बाद गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका हैव बिगन टू सी दैट साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड द पॉलिसी ऑफ कीपिंग फॉरेस्ट कम्युनिटीज अवे फ्रॉम फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर जंगल से, एशिया और अफ्रीका के जंगलों से, ये एक ऑब्जर्वेशन है केस स्टडी की, जिसमें ये कहा गया कि जंगलों में निवास करने वाली कम्युनिटीज को अगर उनके मूल स्थान से बाहर निकाला जाता है, उनके नेचुरल राइट्स को छीना जाता है, तो कई तरीके की कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उत्पन्न हो जाती हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रेदर देन कलेक्टिंग टिम्बर्स बिकेम द मोर इम्पोर्टेंट गोल। ठीक है, अब जंगलों की जो रक्षा करने से ज़्यादा जो है टिम्बर्स जो है इकट्ठा करना उनका मुख्यतः उद्देश्य बन गया था। द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज दैट इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल, और सरकार को ये लगता था कि अगर हमें इस उद्देश्य की पूर्ति करनी है तो द पीपुल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इन्वॉल्व। तो जो लोग भी जंगल के करीब रह रहे हैं, इन मैनी केसेस अक्रॉस इंडिया फ्रॉम मिजोरम टू केरला, डेंस फॉरेस्ट हैव सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज विलेजेस प्रोटेक्टेड देम इन सेक्रेड ग्रुप्स नोन एज सारनाज, देवरकुंडा, कान राई। ठीक है, तो उसमें जो है ये सारनाज, इन लोगों की जो है, इनको जो है ये कह सकते हैं कि पूज्य जो वन वगैरह थे, उन पवित्र वन थे, उनकी सुरक्षा करने के बारे में भी बातचीत शुरू हुई। सम विलेजेस हैव बीन पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट। कई लोगों ने क्या किया कि जो उनके खुद के जो जंगल थे उनकी पेट्रोलिंग वगैरह की, यानी कि रात में चौकीदारी वगैरह काम करना शुरू किया।
विद ईच हाउस होल्ड टेकिंग इट इन द टर्न्स इंस्टेड ऑफ लीविंग इट टू द फॉरेस्ट गार्ड। ज़्यादातर घर वालों ने क्या किया, घर जो लोग थे, हाउस होल्ड थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है किसी दूसरे हाथ में भरोसा करने से ज़्यादा उन्होंने इसकी खुद जो है सुरक्षा करने का फैसला किया। और ये जो है, ये एंड में हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरीके से लोगों उस टाइम जो है अंधाधुंध पेड़ काटने के बाद जो है टीक्स और स्लीपर्स वगैरह तैयार किए जाते थे। रंबांग है ये, लॉन्ग यार्ड, ये इंडोनेशिया में ही जो है डच कॉलोनियल रूल की ये तस्वीर है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है, चैप्टर 4 जो है पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिनका मैं जो है फ्रीली आपको आंसर करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप वॉचिंग।